Hello students, welcome to the next lecture of your Rohit sir. So let us continue our ongoing lecture series of JEE Mains 2026 January shift chapter wise question discussion, and in today's lecture the topic is periodicity of properties. मेरे प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हो अपनी प्रैक्टिस के अंदर तो आप धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हो। लेकिन अगर आप इर्रेगुलर करते हो, कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो और कभी प्रैक्टिस बिल्कुल कम कर देते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपका कॉन्फिडेंस फेक कॉन्फिडेंस बन जाता है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन का असर तब होता है अगर उसको प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी में और प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे लिया जाए। जैसे कई बार डॉक्टर्स आपको कोई मेडिसिन सुबह और शाम के लिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दोनों टाइम की डोज एक ही टाइम पे लेके जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई की रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके और फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस स्किप करके आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। सो प्लीज़ बिलीव दैट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज द सुपर पावर। सो लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो पहला सवाल जो कि आया था 21 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स को इजी लगता है और ये एक्चुअल में स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से इंटरप्रेट करना है, और जब आप ऑप्शन को मार्क करो एज अ फाइनल आंसर, आपको बहुत सॉलिडली अपने सारे कॉन्सेप्ट्स चेक करने हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे से ट्रेंड्स को याद करना, पूरे पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से माइंड में रिटेन करके रिकॉल करना, और जहां जहां पे कोई स्पेशल केस या एक्सेप्शनल केस आता है उसको भी बहुत अच्छे से याद करना। तो जनरल ट्रेंड्स और स्पेशल केसेस के कंबाइन करके क्वेश्चंस बनते हैं। सो थ्योरेटिकल है, इजी है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू टिल एंड करेक्ट आंसर शुड कम। चलो चेक करते हैं सर पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ट्रेंड। क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट ट्रेंड पूछता है, जैसी जैसी प्रॉपर्टी मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड बोरोन, इनको पीरियोडिक टेबल में थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ होते हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं तो सर बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, बोरोन के आगे कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, कार्बन के आगे नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो सबसे पहले ऐसे सवालों के अंदर आपको पहले ये चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड हैं। नाउ चेक इट आउट सर, FPSB, सर ये रहा F, ये रहा P, ये रहा S और ये रहा B। तो सर इन चार पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। जिन सारे बच्चों ने अच्छे से रिवीजन की है उन सबको पता है कि टूवर्ड्स द राइट आयनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, और डाउनवर्ड्स जो आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है। अगर मैं इस ट्रेंड को फॉलो करूं और चेक करूं कोई स्पेशल केस है क्या, सर जैसे मैंने पहले कहा, पहले आपने जनरल ट्रेंड चेक करने हैं, देन आइडेंटिफाई इफ एनी स्पेशल केस पॉसिबल। यस सर, ये जो फॉस्फोरस है सर ये स्पेशल केस है। फॉस्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो थोड़ी सी सल्फर से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फॉस्फोरस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड पी सब शेल है। जिस तरह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, उसी तरह से फॉस्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी सल्फर से ज़्यादा होती है। चलो सर अब चेक करते हैं क्या उसने हमें फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी को सल्फर से ज़्यादा लिख के दिया है, जो कि मैंने बोला होना चाहिए एज पर द स्पेशल केस। यस सर, ये करेक्ट है सर, यहाँ तक करेक्ट है। और सर टूवर्ड्स राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो सर आप चेक करें बोरोन की कम होएगी कि फ्लोरीन की? बोरोन की कम, फ्लोरीन की ज़्यादा, बोरोन की कम, फ्लोरीन की ज़्यादा। सर एक छोटा सा पॉइंट सिंपल ये चेक करने वाला, नीचे को आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। तो कंपैरेटिवली फ्लोरीन से
फॉस्फोरस और सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल ठीक। सर नीचे को कम जरूर हो रहा है, तो सर लेकिन बोरोन अभी भी काफ़ी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड है। तो सर हालांकि नीचे को आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन बोरोन की फॉस्फोरस और सिलिकॉन से कम रहेगी, फॉस्फोरस सिलिकॉन की बोरोन से कम नहीं होएगी। तो सर ये क्वाइट क्लियर है, क्योंकि सर फॉस्फोरस सिलिकॉन काफ़ी इधर आ चुके हैं और 2 पोजीशन से भी ज़्यादा इधर, बोरोन 1 2 और 1 पोजीशन डाउन। तो सर उतना डिक्रीज नहीं है जितना इंक्रीज है, तो बोरोन काफ़ी एंड में रह गया। तो सर ये मुझे ट्रू लग रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, स्टेटमेंट बी चेक करते हैं। स्टेटमेंट बी के अंदर दिए हुए हैं एलिमेंट्स ClFsP। चलो सर चेक करते हैं सर, एक बार दोबारा देख लो सर ये एलिमेंट्स को। सर ClF, S एंड P, इन 4 एलिमेंट्स के अंदर अब बात की जा रही है, प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अब सर कौन सी प्रॉपर्टी की डिस्कशन हो रही है? अब सर डिस्कशन हो रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड ऑन व्हाट? ऑन एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो सर उसके ट्रेंड्स जो होते हैं, जो हमें याद हैं सर, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इस तरफ को क्या करती है? इंक्रीज करती है सर। टूवर्ड्स द राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करती है, और सर नीचे को सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज, और नीचे को IE की तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या करती है? डिक्रीज। अब सर जनरल ट्रेंड्स तो सेम है, तो सर कोई स्पेशल केस? यस सर, फ्लोरीन का बहुत स्पेशल केस है। जो फ्लोरीन है हालांकि वो ऊपर है और जो क्लोरीन है वो नीचे है। बेस्ड ऑन द ट्रेंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, बट फ्लोरीन का स्मॉल साइज के कारण जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर स्पेशल केस आता है, उस कारण उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। तो बिल्कुल ठीक है सर, क्लोरीन से पीछे फ्लोरीन स्पेशल केस आ गया, बिल्कुल सही। अब सर एक जनरल बात आपको रिकॉल करा दें, क्या सर? प्लीज रिकॉल दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर फॉस्फोरस में आयनाइजेशन एनर्जी में स्पेशल केस था कि उसकी सल्फर से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सल्फर से ज़्यादा नहीं होती, कम ही रहती है। तो सर ये भी सही लिखा हुआ है, वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में स्पेशल केस फॉस्फोरस पे था, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में नहीं आता। अब सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर आपको अगर याद करने के लिए फैक्ट याद कर लें, ऑल हैलोजेंस हैव electron affinity higher than all other elements। ये मैं आपको एक फैक्चुअल स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये आपको ट्रिक की तरह बड़ी ऑप्शंस में हेल्प करने वाला है। सर ट्रेंड्स और स्पेशल केसेस से तो करेंगे ही करेंगे, बट सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू शुड कीप दिस इन माइंड कि सभी के सभी हैलोजेंस में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट कॉमन हैलोजेंस जो हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बाकी सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो सर इन दोनों की बाकी दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी सल्फर से कम। तो सर सही है सर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सर अगली स्टेटमेंट में बात की गई है मेटालिक कैरेक्टर की, और सर जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स चलता है। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है, इनवर्स चलता है। सर जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को मेटल के एटम से बाहर निकालना मुश्किल होता जाएगा, और उसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सो इट इज इनवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। गोइंग बाय दैट सर, अब ये जो एलिमेंट्स हमें बोले गए हैं, बोरोन दिख रहा है, एल्यूमिनियम दिख रहा है, हमें क्या नहीं दिख रहा? K और Al। एक बार Al भी दिख रहा है, सॉरी क्या नहीं नजर आ रहा? सर बोरोन और एल्यूमिनियम तो दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं नजर आ रहा? K और Mg। तो सर आपको बता दें, बोरोन के आगे यहाँ पे Be होता है, Be के नीचे क्या होता है? Be के नीचे होता है Mg, और Be से पीछे होता है सर लेट्स से Li, और Li के नीचे होता है Na। नाउ चेक इट आउट, एज पर द ट्रेंड इधर को हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, उसका इन्वर्स क्या है? मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज। तो सर चेक करें, अब एक बार बड़े आराम से चेक करें, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा मैग्नीशियम। पहले ये जो दिख रहे हैं इनको देखें सर। हाँ सर, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर Mg से कम होना चाहिए, जबकि ये एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर Mg से ज़्यादा दिया गया है। तो सर इतना ही पार्ट गलत है।
है, अगर हल्का सा भी स्टेटमेंट गलत है तो पूरी स्टेटमेंट गलत है। तो सर ये वाला जो स्टेटमेंट था ये फॉल्स हो गया, तो सर ये आंसर का पार्ट नहीं होगा। अगर मैं हल्का सा ऑप्शन चेक करूं, ए बी है लेकिन सी नहीं है, ए बी है, ए बी है लेकिन सी नहीं है, ए बी है लेकिन सी नहीं है, ये गया, ये गया, ए भी चाहिए बी भी चाहिए, अब या तो ए बी या फिर ए बी डी। अरे भैया डी भी चेक करना पड़ेगा, आ जाओ जरा डी को चेक करते हो, K2O Na2O MgO Al2O3। नाउ लुक हियर, लुक हियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वो की जा रही है बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स। नाउ बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। बिल्कुल सही सर, ये आगे आगे लिंक किया हुआ है इस क्वेश्चन को। सर आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स है मेटालिक कैरेक्टर, और मेटालिक कैरेक्टर के ही डायरेक्ट है बेसिक कैरेक्टर, तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर भी इनवर्स हो गया किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो सर एक मिनट चेक करें, एल्यूमिनियम और Mg में हमने इसको काटा था, गलत किया था, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम को Mg से क्या होना चाहिए था, पीछे, इन टर्म्स ऑफ मेटालिक तो बेसिक में पीछे होना चाहिए। तो एटलीस्ट सर ये वाला पार्ट तो करेक्ट हो चुका है, जो गलती यहाँ थी इस स्टेटमेंट में उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। अब आगे चेक करें सर, आगे चेक करें सर, Na और Kl। सर Na के नीचे क्या होता है, K, तो सर Na और K अगर आप नीचे को करें, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मेटालिक मोर तो बेसिक मोर, तो ठीक है सर K2O Na2O से ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, और इन जनरल इन दोनों से ज़्यादा बेसिक भी होना चाहिए। ये तो हमने कॉमन सेंस में सुना है। सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर वेरी मच strongly basic as compared to magnesium or aluminium. So by common sense and by trends we are able to see that this statement is also true. ये वाली statement true है। तो सर आंसर क्या हो गया, A true है, B true है, D true है। क्या हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट? करेक्ट। तो बताएं सर क्या आंसर हो गया? सो वेरी क्लियरली आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन 2। सो ये अगेन मैं बोल रहा हूं, पीरियोडिक का जो चैप्टर है ये स्कोरिंग चैप्टर है, बट इसमें अच्छे से स्कोर लेने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट लोकेशंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ट्रेंड्स of the properties and special cases like this. So if you combine all these together then such good questions are formed. So इन questions में लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपने एज अ चैंपियन बिल्कुल नहीं करनी। ये गलती को मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ये धत होती है, ये नहीं करनी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 21 जनवरी शिफ्ट 2 यानी आफ्टरनून शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, सो काफ़ी ध्यान से स्टेटमेंट्स रीड करके आंसर मार्क करना है। चेक करते हैं सर, स्टेटमेंट 1 दे रखी है, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो सर यहाँ पे साइज या रेडियस की बात की जा रही है और उसके ट्रेंड की बात की जा रही है। लो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको सर। हाँ सर चेक करें सर, काइंडली नोटिस करें, ये Mg और Mg2+ है सर, ये कैटायन है और ये न्यूट्रल एटम है। तो सर मुझे एक चीज़ बताया, सेम अगर एलिमेंट है तो उसमें कैटायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस कस के खींच लेता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आते हैं साइज छोटा हो जाता है। वेरी राइट। इन जनरल हमें पता है फॉर सेम एलिमेंट, हमने जो सुना हुआ है, फॉर सेम एलिमेंट आर कैटायन लेस देन क्या होता है, आर एटम विच इज लेस देन आर एनायन। तो सही है सर, इतनी बात याद रखें जी। नेगेटिव आयन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा, न्यूट्रल एटम का साइज पॉजिटिव आयन यानी कैटायन से बड़ा, अगर एलिमेंट सेम है तो सर इतना पार्ट ट्रू है। इतना पार्ट चेक कर दिया। अब सर Mg2+ और Al3+ को चेक करें सर। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को चेक करें, ये सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। कैसे आयंस हैं सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम, उनको बोलते हैं सर क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी अगेन ट्रिक कह लीजिए, हमें याद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के अंदर मोर पॉजिटिव, ठीक है जी, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना स्मॉलर, उतना साइज छोटा। वो क्यों सर? अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जो प्रोटॉन्स का नंबर है जो कि एटॉमिक नंबर होता है और वो ओवरऑल चार्ज डिसाइड करता है, जितना जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है यानी उतने उतने प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और उतना ही वो सेम इलेक्ट्रॉन्स को कस के अपनी तरफ खींच के साइज को छोटा कर लेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के अंदर मोर पॉजिटिव स्मॉलर साइज, Mg2+ Al3+ मोर पॉजिटिव स्मॉलर साइज, इतना हिस्सा भी
सही है। आगे चलते हैं सर। अब रह गया Al और Mg। सर ये दोनों हैं अब न्यूट्रल एटम्स। अगेन ट्रेंड्स पे चलते हैं सर। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की बात करें, थोड़ा याद कराएं सर। बेरिलियम के नीचे क्या होता है? मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम। और इधर को साइज क्या करता है सर? डिक्रीज। ठीक है जी, इधर को साइज क्या करता है? डिक्रीज। तो सर कैच हो गया, कैच हो गया। क्या सर? इतने हिस्से में गड़बड़ होगी, ये गलत हो गया, तो ये सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 पक्का पक्का फॉल्स हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साइज के अंदर एल्यूमिनियम का डिक्रीज होना चाहिए था, जबकि एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम से आगे दे रखा है, तो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं सर। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नो, इसकी भी मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने एक टर्म यूज किया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसेप्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही है, बट द डिफरेंस इज जब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम एनर्जी रिलीज की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इसमें एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं, एनर्जी चेंज की बात करते हैं। और जहां जहां एनर्जी रिलीज होती है उसको नेगेटिव माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी से डिनोट किया जाता है और मोस्टली नेगेटिव होता है, मोस्टली, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। सर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव तो होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इस क्वेश्चन ने तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछना चाह रहा है? इनडायरेक्टली कितनी एनर्जी रिलीज ज्यादा है और कितनी एनर्जी रिलीज कम है। सो व्हेन ही इज टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज एक्चुअली टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ओनली। तो सर अगर उस चीज को देखें ClBrSO, जरा फिर से मैं एलिमेंट्स दिखा दूं आपको कहां कहां पे कौन सा लाई करेगा। सर एक बार ध्यान से देखें जी, ClBrSO दिखाने के लिए बोरोन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। हाँ सर, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स बताएं सर। सर कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब सर देखें सारे एलिमेंट्स आगे, ClBrSO। सर ये रहा S, ये रहा O, ये रहा Cl, ये रहा Br। तो इन चार एलिमेंट्स को इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेक करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरफ को जो लेट्स से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, वो टूवर्ड्स राइट क्या करते हैं? इंक्रीज। ठीक है जी, और नीचे को क्या करते थे? डिक्रीज। अगर सर ये कहानी है तो जरा चेक करें सर। हाँ सर, सर सबसे पहले Cl और Br। अच्छा सर, मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बता के चुका हूँ, मैंने ट्रिक बताया था, देखो डायरेक्ट काम आ गया। Cl और Br दोनों ही हेलोजेंस का पार्ट हैं, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था हेलोजेंस के सारे एलिमेंट्स अप टू आयोडीन हैव हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज देन ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स दे हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज देन ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब Cl और Br में कोई स्पेशल केस नहीं है, स्पेशल केस फ्लोरीन पे था और इस क्वेश्चन में फ्लोरीन नहीं है। तो ClBr की दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन सल्फर से तो ज्यादा होने वाली है। तो ठीक है सर, ClBr का ट्रेंड है, नीचे को क्या करनी है? डिक्रीज। Br कम हो गया और इन दोनों की S और O से कम है, और S और O में सर अब सर O पे स्पेशल केस है। O का स्मॉल साइज, O का क्या? स्मॉल साइज लाइक फ्लोरीन। तो सर इससे क्या होता है? स्मॉल साइज लाइक फ्लोरीन से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्लोरीन की तरह स्मॉल साइज से लेट्स से मच लेसर क्या सर? एनर्जी रिलीज्ड, मच लेसर एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जितना हम सोच रहे थे कि भाई ऑक्सीजन के केस में एनर्जी रिलीज या डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होगी एज पर द ट्रेंड, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर आता है, बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में स्पेशल केस बनता है, तो ऑक्सीजन का भी है, सल्फर से नीचे रह जाता है। तो स्टेटमेंट ट्रू, पक्का पक्का ट्रू है। सो नाउ लेट अस चेक द आंसर। प्लीज चेक करें दोबारा से, जनरल ट्रेंड्स भी यूज हुए, लोकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल कहाँ कहाँ पे क्या है वो भी देखना पड़ा, और स्पेशल केसेस भी यूज हुए। हर चीज को बहुत ध्यान से रिकॉल करना है बेटा, एक भी चीज छोड़ी तो पूरा आंसर गलत। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, तो आंसर बनता है ऑप्शन 3। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन 21 जनवरी शिफ्ट 2 का। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 22 जनवरी शिफ्ट 2। अरे ये तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है पीरियोडिक का। इट्स अ गुड chapter which is scoring, easy to remember, easy to retain, but the only thing which you have to avoid is doing mistake in the paper by overlooking और नॉट रीडिंग द प्रॉपर वर्ड्स। बस ध्यान से करना है, अदरवाइज ये स्कोरिंग चैप्टर है। चेक करते हैं सर, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 चेक करते क्या है? करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ क्या पूछा गया है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सर ये CONF दिए हैं सर, ये तो साफ नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सर। हमारा नॉर्मल जो ऑर्डर है वो है CNOF। और सर हमें पता है, बार बार आपने अभी बताया है, टूवर्ड्स राइट जनरल ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। बट सर इसमें नाइट्रोजन की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड p सबशेल है सर इसकी, क्योंकि हाफ फिल्ड p सबशेल है तो इस कारण ये स्पेशल केस बन जाता है। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होके थोड़ी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। मैं इस तरह से अपने सभी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि पहले ट्रेंड लिख लो, ट्रेंड के बाद गड़बड़ क्या हुई, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, क्या रीज़न है, वो इस तरह से याद कर लो। इस तरह से रिकॉल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सर हमारा फाइनल ऑर्डर यही बनेगा, C के बाद N थोड़ा O से आगे चला गया, फ्लोरीन और आगे है तो ये ट्रू हो गया। तो सर नाइट्रोजन की ज़्यादा है हाफ फिल्ड p के कारण, ठीक है जी, स्लाइटली हायर क्या है आयनाइजेशन एनर्जी देन एक्सपेक्टेड, जितना नॉर्मल ट्रेंड से हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा है। बट सर कितनी ज़्यादा है, दैट इज़ अ फैक्चुअल पार्ट। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से तो ज़्यादा है लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं है। अब ये हमें फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं सर क्या है। सर ये पूरा का पूरा अगर आप देखो, ये ऑक्सीजन फैमिली दे रखी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ठीक है जी। तो ये ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल दे रखा है। अगर आप ये देखो, ये हमारा सेकेंड पीरियड था पीरियोडिक टेबल का, और जो स्टेटमेंट 2 है वो दे रखी है ग्रुप 16 के बारे में। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम और पोलोनियम, यही एलिमेंट्स इस स्टेटमेंट 2 के अंदर यूज किए गए हैं। और इस सवाल में फिर से जो बात की जा रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जा रही है। और नॉर्मली ट्रेंड जो कहता है, जनरल ट्रेंड कहता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा H Eg का जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे को डिक्रीज करता है। सर ये जनरल ट्रेंड है सर, बहुत ध्यान से। जो डेल्टा H Eg का ये मैग्नीट्यूड होता है सर, यही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सर ये पिछले 2 सवालों में भी हमने यूज़ किया। तो सर पीरियोडिक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में EA भी लिखते हैं, ठीक है सर। तो सर नीचे को ट्रेंड है कि डिक्रीज करता है, बट सर पिछले ही सवाल में आपने बताया था ऑक्सीजन का स्पेशल केस है। ऑक्सीजन का क्या है, स्पेशल केस। तो इसका स्मॉल साइज के कारण मच लेस एनर्जी रिलीज था, मच लेस एनर्जी रिलीज्ड, ये आपने बताया था। तो मच लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या मच लेस नेगेटिव डेल्टा H Eg वैल्यू है। लेस एनर्जी रिलीज का मतलब लेसर नेगेटिव डेल्टा H Eg वैल्यू, ठीक है, या लेसर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सर ये कॉन्सेप्ट है, डेल्टा H Eg वैल्यू की लेसर नेगेटिव हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज इट इज़ लेसर हो जाता है। तो सर हमें तो मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, तो ऑक्सीजन कम कितना होगा सर, जैसे आपने कहा नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, कितना होगा फैक्चुअली आपको याद करना था, जस्ट ऑक्सीजन से ज़्यादा। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑक्सीजन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कम करके अपने पूरे ग्रुप एलिमेंट से नीचे आ जाता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑक्सीजन सबसे एंड में आएगा। तो सर क्या ऐसा ही दिया हुआ है सर, ध्यान से देखें, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दे रखा है। तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा दे रखी है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग लग रही है मेरे को, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन याद रिकॉल किया था, इसमें ऑप्शन शायद इस तरह से है, ठीक है, थोड़ी सी ऑप्शन में प्रिंटिंग एरर है बेटा। सो मेरे हिसाब से इस तरह से सही प्रिंटिंग था, मैंने सही प्रिंटिंग कर दिया। और अब बताएं ऑक्सीजन क्या सबसे नीचे है, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम क्या उसी सीक्वेंस में है, ये डिक्रीजिंग है, अभी सही है। तो सर ये ट्रू है। तो सर ये हल्का सा करेक्शन मैंने किया, प्लीज नोटिस एवरीवन, थोड़ा प्रिंटिंग एरर था। अब हमारे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो सर दोनों स्टेटमेंट ट्रू वाला कौन सा स्टेटमेंट है सर, सर पार्ट 4। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। और अगर बाय चांस जो मैंने करेक्शन किया वो नहीं है तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सो क्वाइट क्लियरली बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से जरा कमेंट बॉक्स में जरा अपनी अटेंडेंस हो जाए, मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन। जो भी मेरे शानदार जानदार चैंपियंस इन द मेकिंग ये सब लेक्चर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज अटेंड कर रहे हैं, काइंडली डू एंगेज इन दिस कमेंट बॉक्स। आपकी कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी इन वॉचिंग दीज लेक्चर्स, आपकी कंसिस्टेंसी इन एंगेजिंग विद दीज लेक्चर्स इन कमेंट बॉक्स इज रियली very important. So please mark your attendance by hitting the like button and do comment in the comment box whether you are able to understand or not.
एंड हाउ यू आर फाइंडिंग द एनर्जीज ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है जी, आपको मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 23 जनवरी शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज। फिर से सर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया है, और कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? थर्ड पीरियड। सर इससे पिछले क्वेश्चन में सेकंड पीरियड के थे, अब क्या आगे थर्ड पीरियड के। तो सर ये तो बहुत बेसिक सवाल है, सब लोग जब क्लास 11th में ये पढ़ते हैं सबको ये सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड और जो स्पेशल केस सेकंड पीरियड में आता है ऑलमोस्ट वही कैरी होता है थर्ड पीरियड में। एक बार चेक कराता हूँ, सेकंड पीरियड क्या था? कार्बन के आगे क्या था सर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सर इनके नीचे वाले एलिमेंट्स भी चेक करा दो। हाँ सर, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सर चेक करें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या यही हैं? हाँ सर यही एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। सर चेक करें सर, क्लोरीन ये रहा, फॉस्फोरस ये रहा, एल्यूमिनियम, चलो सर यहाँ बोरोन, बोरोन के नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो सर यही एलिमेंट्स हैं सर, ये रहा एल्यूमिनियम सर, उसके बाद सर सल्फर ये रहा, सिलिकॉन ये रहा। तो सर ये सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल की लोकेशन मैंने आपको शो कर दी, और नॉर्मली इधर को आयोनाइजेशन एनर्जी बार बार कर लिया, अब तो क्या करती है? इंक्रीज। इसी लेक्चर के अंदर 3-4 बार बता चुका हूँ, टुवर्ड्स द राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। बट सर स्पेशल केसेस हैं कुछ? यस सर, बहुत ध्यान से देखें, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, किससे? ऑक्सीजन से। तो सर ये स्पेशल केस है। सिमिलरली फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी किससे आती है? सल्फर से। अब जब स्पेशल केस बता ही रहा हूं तो आपको बताऊं, बोरोन से जस्ट आगे होता है बेरिलियम, और बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम। तो आपको जस्ट नॉलेज के लिए याद करा रहा हूं। तो सर बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी में स्पेशल केस आता है, बोरोन से ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सर फिलहाल हमारा बेरिलियम मैग्नीशियम तो दिया ही नहीं हुआ है, सो लेट इज नॉट गेट कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं सर, छोड़ देते हैं इनको। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एलिमेंट्स विच आर गिवन। तो सर क्या होना चाहिए? ए रहे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। सर सबसे कम किसकी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन। क्लोरीन के पीछे क्या आना चाहिए? फॉस्फोरस। क्लोरीन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन और सल्फर में सर सिलिकॉन पीछे, सल्फर आगे। तो सर ऑप्शन 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वाइट क्लियर, ये तो बहुत बेसिक स्पेशल केस और जनरल ट्रेंड का कंबाइंड क्वेश्चन था। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर 23 जनवरी शिफ्ट 2 का। जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, चेक करते हैं सर। एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ग्रुप 15। ओके, अब ये ग्रुप 15 के बारे में बात कर रहे हैं सर। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है सर। अब सर आपको क्या कहा गया है? कह रहे हैं इनमें 2 एलिमेंट्स को डिनोट किया गया है एक्स और वाई से। इनमें से ही कोई ना कोई एलिमेंट को एक्स माना गया और कोई को वाई, और कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फॉस्फोरस। अरे फॉस्फोरस को रेफरेंस मान लिया गया, रेफरेंस। ठीक है जी, कोई भी एक्स और वाई इसके अलावा होगा, और एक्स का फॉस्फोरस के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हायर है। किससे सर? फॉस्फोरस और वाई से। तो सर 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं फॉस्फोरस के अलावा इसी ग्रुप के, और फॉस्फोरस और एक एलिमेंट एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे का काफ़ी कम है। सर एक बार चेक करें सर नीचे को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, लो सर फटाफट से चेक करते हैं सर। अभी तक पीछे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन हो रही थी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे एक सवाल आ गया है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका भी जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह नीचे को डिक्रीज होता है। सर नीचे को डिक्रीज होती है, जैसे जैसे साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सर बेस्ड ऑन दिस पार्ट नाउ चेक इट आउट सर। अब सर फॉस्फोरस के साथ मैं ऑप्शन चेक करूं, फॉस्फोरस के साथ नाइट्रोजन को कंपेयर करो और आर्सेनिक को। सर एक इसको कंपेयर करना है और एक इसको। ठीक है सर, आगे आ जाओ सर। फॉस्फोरस के साथ आर्सेनिक और एंटीमनी। सर एक कंपेयर करना है आर्सेनिक को और एक करना है एंटीमनी को। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, क्या फॉस्फोरस और आर्सेनिक का डिफरेंस ज़्यादा होगा या फॉस्फोरस और एंटीमनी का? सर फॉस्फोरस आर्सेनिक पास पास हैं, इनमें उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना फॉस्फोरस एंटीमनी में। तो सर फॉस्फोरस आर्सेनिक का कम, फॉस्फोरस एंटीमनी का ज़्यादा, जबकि ये कह रहा है फॉस्फोरस आर्सेनिक का ज़्यादा क्योंकि इसको एक्स मान रहा है। तो सर ये तो गलत है, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता सर। सर बिस्मथ एंड नाइट्रोजन कह रहा है कि फॉस्फोरस और बिस्मथ का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का डिफरेंस कम होना चाहिए एज पर द लोकेशन। एज पर द लोकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एज पर द लोकेशंस हमें लगता है कि ऑप्शन 3 आंसर होगा।
ऑप्शन 3 क्यों आंसर होगा सर? जैसे आपने कहा था फॉस्फोरस आर्सेनिक पास पास हैं, फॉस्फोरस एंटीमनी दूर हैं, तो इनका डिफरेंस कम, इनका डिफरेंस ज़्यादा, इसलिए आपने ऑप्शन 2 को एलिमिनेट किया था। तो सर फॉस्फोरस बिस्मथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, फॉस्फोरस नाइट्रोजन का डिफरेंस कम, तो हमें लगता है कि फॉस्फोरस बिस्मथ को अगर एक्स मान लें तो इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो सर ये कैच है, सर ये कैच ऑप्शन है। सर ये कौन सी ऑप्शन है? कैच ऑप्शन। क्यों सर? ये नहीं होता सर, एक फैक्ट है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में शार्प डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहां से यहां शार्प डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, शार्प डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद सर, उसके बाद यहां से यहां स्लो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सर ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, ये भी आपको ट्रेंड के साथ साथ एडिशनली पता होना चाहिए। तो सर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में डिक्रीज है लेकिन बहुत ज़्यादा, फॉस्फोरस के बाद भी डिक्रीज है लेकिन थोड़ा कम। तो इस तरह से होता है कि फॉस्फोरस और बिस्मथ का डिक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का डिक्रीज काफ़ी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का डिक्रीज बहुत ज़्यादा है, फॉस्फोरस का बाकी सब के साथ डिक्रीज कम है, तो बेस्ट है कि आप एक्स को नाइट्रोजन ही माने, जो कि ऑप्शन 1 में नजर आ रहा है। सर देखें एक एलिमेंट ऊपर एक एलिमेंट नीचे, लेकिन ऊपर वाले के साथ फॉस्फोरस का डिक्रीज ज्यादा, तो सर पक्का पक्का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है अगर हमें ये फैक्ट्स पता है। सो ट्रेंड्स के साथ दीज आर द फैक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर हमें पता होंगे तभी ये अच्छे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस। तो बहुत आराम से सर, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड कैच ऑप्शन थी गलत है, फोर्थ भी डेफिनेटली गलत है। फोर्थ में अगेन आर्सेनिक और बिस्मथ, सर ये रहा फॉस्फोरस आर्सेनिक, ये रहा फॉस्फोरस बिस्मथ। तो सर अगर मैं फॉस्फोरस आर्सेनिक का एंटीमनी से कम मान के उसको गलत कर रहा हूं, तो फॉस्फोरस आर्सेनिक का फॉस्फोरस बिस्मथ से भी तो कम ही होगा। तो अगर ऑप्शन 2 गलत है, 4 तो अपने आप गलत होगी। तो ठीक है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन दीज फैक्चुअल पार्ट्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लो सर, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। बेटा अगर आप इन वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, इट विल बी गुड फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज इन वीडियोज के अंदर नॉट ओनली वी आर डिस्कसिंग द जेईई मेन 2026 क्वेश्चंस, बट वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट्स। तो मैं पूरा जोर लगा रहा हूं क्या कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं एक्स्ट्रा थ्योरेटिकल नॉलेज भी साथ ही लेक्चर के अंदर शेयर करूं, ताकि आपकी रिवीजन थोड़ी बेटर हो जाए। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 जनवरी शिफ्ट 2 का। ओके सर, 6th क्वेश्चन। सर ये जनवरी की 6th शिफ्ट का 6वां सवाल है, चेक करते हैं सर क्या दिया है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आ गया, कहा गया सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na इज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कि इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही एमसीक्यूज में बना बना के जेईई मेंस या एनटीए, नॉट ओनली इन जेईई मेंस बट ऑल्सो इन नीट डालता है। तो प्लीज एनसीईआरटी सॉल्व करना, एनसीईआरटी रीड करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सर ये हमने क्लास में भी करा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं आपने भी किया होगा, एक बार चेक करते हैं। सर आप मुझे एक बात बताएं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सर जब Na गैस को आप Na प्लस गैस बनाते हैं, तो सर जब जो एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी 1, लेकिन जब Na प्लस गैस को आप Na2 प्लस गैस बनाते हैं तो वो होती है सर आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो सर अगर आपको ये दिखा दें तो सर ये सवाल आयनाइजेशन एनर्जी 2 के बारे में, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते होते हैं, तो सर ये है नियॉन 10 3s1। तो सर उसके बाद ये बन जाता है नियॉन 10 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्वाइट हाई हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वाइट हाई, क्वाइट हाई, क्योंकि सर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, और एक काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है। वही अगर मैं कंपेयर करूँ मैग्नीशियम को Mg प्लस बनाया, Mg प्लस को Mg2 प्लस बनाया, सर फिर नोटिस करें ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है और सर ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। अगर चेक करें सर, हाँ जी सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन 10 3s2 और ये पहले बनता है नियॉन 10 3s1। ठीक है, पहले बनता है नियॉन 10 3s1 और फिर उसके बाद जाके बनेगा नियॉन 10। 3s1 था, अब ये बनेगा नियॉन 10। तो नोटिस करें सर, सर यहाँ पे दिस इज
स्टिल नॉट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉट नोबल गैस, अभी तो इसको नोबल गैस बनना है एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके। तो अब जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है ये डेफिनेटली हायर देन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी 1 है। तो सर ये भी हम कहते हैं जी हर एक एलिमेंट की अपनी नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अपनी प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ी होती है, बट ये इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ये ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो गई थी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड ऑन द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो सर स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली ट्रू है सर, बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं सर। आयनिक रेडियस, अरे सर ये तो आयनिक रेडियस की बात होगी, तो सर ये O2 माइनस और F माइनस, सर पीछे आज पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा। सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में पीछे हमने यूज़ किया था मोर पॉजिटिव देन स्मॉलर इज द साइज, उल्टा मोर नेगेटिव देन बिगर इज द साइज। तो सर एक बार दोबारा से, सर मोर नेगेटिव बिगर साइज, ये सर हर एक के अंदर क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर होता है। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या थे, जिनके टोटल आयंस क्या होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सॉरी सेम। सर एक बार चेक करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना 8, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डाले तो क्या बन गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे आए सर 8 + 2 = 10। तो इसमें कैसे आएंगे 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और जब F- बनाया तो आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, 9 + 1 10। तो सर 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले सेम इलेक्ट्रॉन्स वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मोर नेगेटिव बिगर साइज। तो सर उसने यही बोला है O2- लार्जर होगा, तो सर डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सर बोथ स्टेटमेंट ट्रू वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर रिवाइजिंग इन दिस लेक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत एनर्जी के साथ लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सर 24 जनवरी शिफ्ट 1 का। सर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, पहला दिया है करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटालिक करेक्टर। सर ये तो हम पहले भी जनवरी शिफ्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सर एलिमेंट्स ऑलमोस्ट वही लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सर। सर देखें सर, Li के नीचे क्या होता है Na के नीचे क्या होता है K, और सर Be के नीचे क्या होता है Mg, बोरोन के नीचे क्या होता है Al। तो सर ये जो 4 एलिमेंट्स हैं मुझे मिल चुके हैं। इन चारों एलिमेंट्स को अगर मैं देखूं कौन कौन से हैं, K है, और कौन सा है Mg है, और कौन सा है एल्यूमिनियम है, और कौन सा है बोरोन है। और सर आपको पता है इस तरफ को आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने से मेटालिक करैक्टर उल्टा चलता था, तो दिस एम्प्लाइज मेटालिक मोर होता है, नीचे को मेटालिक मोर होता है। और अगर सर टूवर्ड्स राइट आते हैं, टूवर्ड्स राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है सर इंक्रीज, तो सर लेस मेटालिक होता है। क्या हो जाता है लेस मेटालिक। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी के स्पेशल केसेस जो होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर पे नहीं लगते। तो सर बहुत बार आयनाइजेशन एनर्जी देखने की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी देखने की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर को बहुत बार इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। En इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ठीक है सर। तो सर इधर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है ज़्यादा, तो मेटालिक कम। तो सर बोरोन के चांसेस कम होने के हैं, पोटेशियम के चांसेस ज़्यादा होने के हैं, पोटेशियम ज़्यादा बोरोन कम। Mg और Al में Al थोड़ा सा इस तरफ है तो कम, Mg थोड़ा ज़्यादा। तो सर ठीक है, बिल्कुल ट्रू ऑर्डर दिया है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, एक छोटी सी बात, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी 1 एल्यूमिनियम से थोड़ी ज़्यादा होती है बाय स्पेशल केस, बट वो स्पेशल केस सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी नहीं लगता और वो मेटालिक कैरेक्टर पे भी नहीं लगता। सर ये जो प्रोपोर्शनलिटीज़ होती हैं ये पक्का जनरल ट्रेंड्स के लिए ट्रू होती हैं, बट स्पेशल केसेस ऑफ वन प्रॉपर्टी विल बी डेफिनेटली कैरिड ऑन टू द स्पेशल केस ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, दैट डज नॉट ऑलवेज इज ट्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन एनर्जी से मैं फटाफट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए शिफ्ट करा क्योंकि सर मुझे दिख रहा था मैग्नीशियम के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी में स्पेशल केस था, क्या उसके कारण मेटालिक कैरेक्टर में गड़बड़ तो नहीं होएगी? नहीं होएगी। वो नॉर्मली मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा मेटालिक होना चाहिए और वो होता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस। अरे सर ये तो फॉल्स है। सर उसने बताया नहीं कैटायन और एनायन, नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड। क्या सर कैटायन
और एनायन। क्यों सर? अभी तो पीछे मैंने आपको रिवाइज कराया था, सेम एलिमेंट का कैटायन एटम से छोटा होता है, लेकिन सेम एलिमेंट का एनायन एटम से बड़ा होता है। तो कुछ भी कहने से पहले आयन की नेचर बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताई, ऐसी जनरल स्टेटमेंट बोल दी गई, तो ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो आंसर इस हिसाब से यहाँ पे गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स इज अगेन ऑप्शन 4। तो प्यारे बच्चों, लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं सर। 24 जनवरी का शिफ्ट 2, मैं फिर बोल रहा हूँ 8th क्वेश्चन और 8th शिफ्ट, तो ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट 1 क्वेश्चन आया और काफ़ी आसान है ये। वन ऑफ द, मैं कह सकता हूँ, लड्डू क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन वाला चैप्टर है। ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये इनमें मिस्टेक अगर आपकी होती है तो बेटा फिर मार्क्स बनाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स, इनफैक्ट आई तो ऑलवेज से केमिस्ट्री में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो, टारगेट तो फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री का भी बनाया जा सकता है, बनाओ। तो चेक करें सर ये क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ CnOF। लो सर चेक करते हैं सर, फिर से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी और आप चेक करो ये अगेन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सर। C के बाद आता है N, के बाद आता है O, के बाद आता है F। इस बार उसने यही 4 एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। अगर मैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मुझे पता है सर क्या ट्रेंड था, उस तरफ को क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है सर, इंक्रीज कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। लेकिन सर एक स्पेशल केस था नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड पी के कारण नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गई थी। और जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इन जनरल तो उसका मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। और जब क्वेश्चन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाती है तो पीछे भी एक क्वेश्चन में बताया था, तो ऑलरेडी यूनिपॉजिटिव आयन बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया होता है, फिर उसमें से अगला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की जाती है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात जब भी करते हैं तो इट इज लेट्स से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम लेट्स से कॉरस्पॉन्डिंग यूनिपॉजिटिव कैटायन, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, यूनिपॉजिटिव कैटायन। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी का नाम है क्या, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्चुअल में लिखा यहाँ पे CnOF है, बट वो डिस्कस क्या करना चाहता है, वो डिस्कस करना चाहता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो डिस्कस करना चाहता है F+। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। वो डिस्कस करना चाहता है सर क्या, F+, और क्या डिस्कस करना चाहता है सर O+, और सर N+, और क्या सर C+। ये मैंने क्या किया सर, जैसे जैसे कैटायन बने मैंने O को F+ के ऊपर रखा हुआ है, यानी F+ को O के नीचे रखा हुआ है। सर अगर आप देखें इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये न्यूट्रल होता है। अब सर F+ में जब एक इलेक्ट्रॉन 9 में से निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो सर जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायन बनता है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखें उसकी पोजीशन स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा अंडरस्टैंड करना आसान बन जाता है। तो सर आप देखें तो सर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ट्रेंड कहता था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन वाले की 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी थी, वो स्पेशल केस था। ये क्या था सर, स्पेशल केस, ठीक है सर। सर इस तरह से अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके कितने रह गए सर, 5। तो सर केस कहता है कि इस तरफ को आयनाइजेशन एनर्जी क्या होएगी, इंक्रीज। लेकिन इस बार जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। ओके सर, अब लेकिन स्पेशल केस क्या कहता है कि सर 7 वाले की 8 से ज़्यादा है। तो 7 वाला कौन है सर, O+, कि किससे ज़्यादा है, F+ से ज़्यादा है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में लिखें चाहे O+, ये O+ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बट वो सेकंड इन टर्म्स ऑफ O ही है। तो ठीक है, O की F से ज़्यादा है, O की F से ज़्यादा है, O की F से ज़्यादा है। लेकिन बाकी C+, N+ नॉर्मल ट्रेंड में है, C+, N+ नॉर्मल ट्रेंड है, N की O से या F से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो सर O की F से ज़्यादा यहाँ नहीं है, गलत है सर। O की F से ज़्यादा, लेकिन F बाकियों से तो ज़्यादा होना चाहिए था, ये भी गलत है। O की F से ज़्यादा, O की F से ज़्यादा, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको तरीका सिखाया बेटा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मानते हैं कि यूनिपॉजिटिव कैटायन की जो लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होती रहती है। तो जो जो स्पेशल केसेस और ट्रेंड्स आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में लगा रहे थे उसी को रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पर लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। चलो बहुत बढ़िया हो गया सर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर। 28 जनवरी
शिफ्ट 1। इफ़ यू रिकॉल, इस बार जो जेई मेंस जनवरी शिफ्ट 2026 में हुआ था उसके अंदर 21, 22, 23, 24 जनवरी 4 दिन लगातार हुआ था, फिर कुछ दिन का गैप आया था और 28 जनवरी को नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी। तो ये लास्ट डे ऑफ जनवरी शिफ्ट था, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का ये पहला सवाल है। दिया गया इन पीरियड 4 एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट अटोमिक रेडियाई। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, चेक कर लेते हैं सर। पीरियड 4, लो सर पीरियोडिक टेबल में पीरियड 4, बस यहाँ जो गलती होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? तो सर देखें, हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके सर, ओके। लिथियम के आगे आपने बता रखा है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और सर आपको पता है ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है सर। क्वेश्चन कौन से पीरियड के बारे में? पीरियड 4। तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सर ये फोर्थ पीरियड ये है, फोर्थ पीरियड के बारे में बात हो रही है। तो सर एक बार एलिमेंट्स याद करें। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और सेलिनियम, ठीक है जी। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है सर? सल्फर, सेलिनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन के नीचे आर्गन और यहाँ पे क्रिप्टॉन, और इसके ऊपर क्या होता है? हीलियम। लो जी, मैंने पूरा सेक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दिया और राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग फोर्थ पीरियड। तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और कहा गया है अटोमिक रेडियाई हाईएस्ट और लोएस्ट। सर अटोमिक रेडियाई में टूवर्ड्स राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज। लेकिन सर इसमें भी एक स्पेशल केस है, वो क्या सर? जो ये नोबल गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस को हम कहते हैं नॉट स्मॉलेस्ट। ये इनका स्पेशल केस है। ट्रेंड तो कहता है इधर को डिक्रीज होते तो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन नोबल गैसेस स्मॉलेस्ट नहीं होती। एज वेंडरवॉल्स रेडियाई यूज करते हैं इनके। जो स्पेशल केस था, इनके वेंडरवॉल्स रेडियाई होते हैं और वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इनको साइड पे कर देते हैं, इनको छोड़ दो। अब बचे ये एलिमेंट्स। अब बताओ जी, ए का सबसे बड़ा और बी आर का सबसे छोटा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हमने ध्यान से पीरियोडिक टेबल का वो सेक्शन ड्रॉ कर दिया और इस स्पेशल केस को रिकॉल करा तो आंसर आ गया के एंड बी आर। तो बिगेस्ट साइज के, स्मॉलेस्ट साइज बी आर। नोबल गैसेस तो यहाँ पे खैर ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, तो अगर आप ऑप्शन को भी थोड़ा एनालाइज करोगे तो आंसर तो ऑप्शन 3 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। बट सो लास्ट शिफ्ट तक आते आते जेईई मेंस की एनटीए ने इस बार क्वेश्चन पीरियोडिक में और आसान कर दिए। लो जी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 28 जनवरी का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और आज के हमारे इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं सर क्या दिया है। कंसिडर द एलिमेंट्स NPOSClF, ओके, द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, तो बात की जा रही है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है जी। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके बारे में? कौन से वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इन द एलिमेंट्स विद मोस्ट एंड लीस्ट मेटालिक करेक्टर। तो भैया जनवरी शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा मेटालिक करेक्टर की डिस्कशन हुई है। एक बार मैं ये एलिमेंट्स को एक बार बनाना चाहता हूँ। सर नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, और इधर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और नीचे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। और सर जो मेटालिक होता है, मेटालिक करेक्टर, वो आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्स होने के साथ साथ बेटर टू से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी इन्वर्स होता है। सो बेस्ड ऑन दैट सर वैसे भी हमें पता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सर ये लीस्ट मेटालिक होता है। क्या होता है सर? ये लीस्ट मेटालिक। बेस्ड ऑन द फैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के उल्टा मेटालिक चलेगा। तो सर लीस्ट मेटालिक में आपका फ्लोरीन आंसर आना चाहिए, और फ्लोरीन में सर आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है सर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन हो गया सर। तो सर लीस्ट मेटालिक के लिए ऑप्शन में एंड में 7 आना चाहिए, या ये या ये। तो सर ये गया, ये गया। तो इन 6 एलिमेंट्स में से मोस्ट मेटालिक कौन सा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिटी सबसे कम होगी? तो सर वो फॉस्फोरस होगा। तो सर इनमें से ये मोस्ट मेटालिक है। और सर इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन फॉस्फोरस की फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सर काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था ये वाला, तो सर काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो सर मोस्ट वाले के 5 और लीस्ट वाले के 7। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। आई हैव ट्राइड टू सॉल्व ईच क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बस मेरी तरह मुझे ही एक बार मान लो कि मैं जैसे कर रहा हूँ, आपको मुझे ही हराना है, मेरे से बेटर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से कंसिस्टेंसी को सुपर पार बनाओ।
रेगुलर प्रैक्टिस करो, रिवीजन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बनाओ। बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आके थकावट महसूस करना ये अच्छी बात नहीं है। इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड और इवन इफ़ यू हैव नॉट वर्कड हार्ड इन द प्रीवियस डेज, प्लीज़ जैसे जैसे टेस्ट और एग्ज़ाम आते हैं उसके पास आके प्रैक्टिस ऑफ द गुड क्वेश्चंस करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। सो थैंक यू बच्चों।